गुड इवनिंग। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ईएमआरएस पीजीटी के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में खासकर। तो आप लोग देखेंगे कि वो इस बार ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के पेपर पूछे जाएंगे, ठीक है? सॉरी, प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 प्रश्न जो हैं एक-एक नंबर के आपके रहेंगे, ठीक है? और 15 प्रश्न आपके 4-4 नंबर के रहेंगे, टोटल 100 नंबर के रहेंगे। तो अब आपको लग रहा होगा कि जो 60 नंबर का पेपर है, 4-4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उसमें हम ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी रिटन एग्जाम देखेंगे जो बड़ी संस्थाएँ कराती हैं, उसमें 50 टू 60% मार्क्स, 70% मार्क्स लाने में हालत खराब हो जाती है। मतलब वो उतना मैक्सिमम है, अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तब। तो भले ही वो दिख रहा होगा कि 15 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं, उसका वेटेज ज़्यादा है, 60% मार्क्स हैं, लेकिन ज़्यादा स्कोरिंग एरिया जो है देखा जाए तो 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के हैं। अगर उसमें आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप आराम से 35 प्लस कर ले जाएंगे, ठीक है? तो 35 प्लस का मतलब हो गया कि हम आप 40 में कहीं ना कहीं जो है कि 80% से ज्यादा मार्क्स गेन कर रहे हैं, ठीक है? 90% तक कह लीजिए। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी भी इसी को ध्यान में रख के बनानी है। अगर आपका रिटेन अच्छा नहीं है तो आपको ऑब्जेक्टिव जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें गलती नहीं करनी है। ये आप तभी सही कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आपका अगर रिटेन अच्छा नहीं है, मतलब आप राइटिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो अभी से उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है? तो आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है, बाबा फरीद की मृत्यु के पश्चात चिश्ती संप्रदाय की कितनी शाखाएं अस्तित्व में आई? तो बाबा फरीद के दो प्रमुख शिष्य थे, एक अलाउद्दीन साबिर और दूसरे निजामुद्दीन औलिया। तो दो शाखाएं जो है अस्तित्व में आई। एक साबरी जो अलाउद्दीन साबिर जिसकी स्थापना करते हैं, और एक निजामी जिसके निजामुद्दीन औलिया संस्थापक है। तो दो शाखाएं अस्तित्व में आई, ठीक है? अगला प्रश्न है, 14वीं सदी में संत लल्ला देव की रचनाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो उसको हम लोग वाक के नाम से जानते हैं। ये 2016 में पीजीटी के पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये जो प्रस्ताव है या सुझाव है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आप लोग देखेंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले ने 21वें अधिवेशन 1905 जो कि बनारस में हुआ उसकी अध्यक्षता की, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे। हालांकि उनका क्षेत्र जो है बंगाल तक ही सीमित रखने की बात कही गई थी, ठीक है? अगला प्रश्न है, किस सूफी संत के प्रयत्नों ने चिश्ती संप्रदाय को अखिल भारतीय संप्रदाय बना दिया? तो ऑप्शन है बाबा फरीद, गेसुदराज, निजामुद्दीन औलिया, अलाउद्दीन साबिर, ठीक है? तो बाबा फरीद जिनकी खानकाह या जो दरगाह कह लीजिए, अजोधन आज के आज के पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में पड़ती है। इन्होंने चिश्ती संप्रदाय को अखिल भारतीय संप्रदाय बना दिया। इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में गेसुदराज दिख रहे हैं, ये नासिरुद्दीन चिराग देहलवी के शिष्य हैं, जो गुलबर्गा में अपना केंद्र बनाते हैं दक्षिण में, ठीक है? निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य हैं, इनके बारे में भी हम लोग जानेंगे आगे। अलाउद्दीन साबिर भी बाबा फरीद के क्या है? शिष्य है, ठीक है? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सही है 1917 में। जिन्ना खिलाफत आंदोलन नहीं जुड़े थे इससे, इन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक करेक्ट है। मोतीलाल नेहरू नेहरू समिति रिपोर्ट ये भी सही है। तो जिन्ना खिलाफत आंदोलन से नहीं जुड़े थे। अगला प्रश्न है, चिश्तिया संप्रदाय से प्रभावित होकर कहाँ के शासक हुसैन शाह ने सत्यपीर आंदोलन चलाया था? तो ये एग्जाम बार बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है। तो बंगाल का शासक था हुसैन शाह, ठीक है? अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में कब दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 1943, ठीक है? अगला प्रश्न है, मैं ईश्वर की पवित्र सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भारत तथा उसके 38 करोड़ वासियों की स्वतंत्रता के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहूंगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपके सुभाष चंद्र बोस का है, ठीक है? अगला प्रश्न है, चिश्ती संतों के सम्मान में मुनिस अल अरवाह नामक रचना किसने की है?
ये प्रश्न आपके केवीएस पीजीटी में पूछा हुआ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जहान आरा बेगम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मैजनी की पुस्तक ड्यूटीज ऑफ मेन का उर्दू में अनुवाद किया था? तो आप लोग देखेंगे कि मैजनी जो है लाला लाजपत राय के गुरु हैं, राजनीतिक गुरु हैं, और उन्होंने ड्यूटीज ऑफ मेन का उर्दू में अनुवाद किया। इसके अलावा इन्होंने अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखी, यंग इंडिया में एक लेख लिखा, और कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में कैसे प्रयोग किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसको इन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस की आलोचना करी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? 1930 असहयोग आंदोलन, तो ये गलत है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ है। पार्लियामेंट तो सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी सही है, बंगाल विभाजन भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन साबिर एवं निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो मैंने आपको जब पहला प्रश्न जब हम लोग देख रहे थे कि बाबा फरीद के बाद चिश्तिया संप्रदाय कितने भागों में बट गया, तो वहां हमने पढ़ा कि अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया जो है बाबा फरीद के शिष्य हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड 1925 ईस्वी के लिए निम्न में से किसे फांसी की सजा नहीं दी गई? तो आप लोग देखेंगे कि जो रोशन सिंह है, इनको दी गई थी इलाहाबाद के नैनी जेल में। राजेंद्र लाहिड़ी जो है, इनको जो है गोंडा में फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई थी, बच गए थे। अशफाक उल्ला खां को जो है फैजाबाद में फांसी दी गई थी। ठीक, और एक राम प्रसाद बिस्मिल जो थे उनको गोरखपुर में दी गई थी। इन्हीं 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, कलीद ए मुखाजिन प्राचीन भारतीय खगोल गणित एवं ज्योतिष से संबंधित है कि लेखक कौन सूफी संत थे? तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद गौस के द्वारा, जो कि तानसेन के गुरु हैं, कलीद ए मुखाजिन नामक रचना की जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न घटनाओं के क्रमानुसार कीजिए, मतलब इन घटनाओं को क्रम से लगाइए। साइमन कमीशन का भारत आगमन, असहयोग आंदोलन, पूना पैक्ट और गांधी इरविन समझौता। तो आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 है, उसके बाद साइमन कमीशन का भारत आगमन, गठन 1927 में होता है, आगमन 1928 में होता है। और आपका जो गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 को हो रहा है, और पूना पैक्ट जो है 26 सितंबर 1932 को हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है 2143। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। लंदन में वीडी सावरकर के लिए उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? तो आप लोग देखेंगे कि इंडिया हाउस में, जो इंडिया हाउस का जिन्होंने गठन किया था श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, उन्होंने उच्च अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कारण से भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई? तो आप लोग देखेंगे कि 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या, जो लाला लाजपत राय की कहीं ना कहीं मृत्यु में उसका अप्रत्यक्ष रूप से हाथ था, क्योंकि उसी के द्वारा जो लाठीचार्ज का आदेश दिया गया था, जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका बदला जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लिया था, जिसके लिए इनको फांसी दी गई। ठीक है, फांसी दी गई 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है, 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद है। तो आप लोग देखेंगे कि दारा सिकों के द्वारा यह अनुवाद करवाया गया था, और सिर्र अकबर या उसको सिर्र असरार कहते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कब्र के चारों ओर बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो महमूद खलजी ने बनवाया था, और जबकि उसपे जो मजार है उसका निर्माण जो है गियासुद्दीन खिलजी ने करवाया। ठीक है, मालवा के लोग शासक है। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी केंद्रीय विधानमंडलों में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यों में अड़चन डालने के लिए इसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1 जनवरी 1923 को की गई है। अगला प्रश्न है, दारा सिको किस नाम से साहित्यिक रचनाएं करता था? तो दारा सिको कादरी नाम से साहित्यिक रचनाएं करता था। ठीक है, शेख नासिरुद्दीन महमूद को चिरागे दहलवी की उपाधि किसने दी थी? तो उसको जो चिरागे दहलवी की उपाधि जो है शेख निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। ठीक है, इसके अलावा जो हमीदुद्दीन नागौरी है, ये भी चिश्ती सूफी संत है, इनको गरीबों का सुल्तान कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती, आप लोग देखेंगे कि शेख सलीम चिश्ती अकबर के समय में है। इनके मकबरे का निर्माण जो है, दरगाह का निर्माण
अकबर के द्वारा करवाया जा रहा है। सिराजुद्दीन उस्मानी जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं, जिनको बंगाल में सूफी मतलब सूफियों में भी चिश्ती संप्रदाय के प्रचार प्रसार का श्रेय दिया जाता है। और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब, उनको दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय को फैलाने का श्रेय दिया जाता है। और जो शेख सिराजुद्दीन उस्मानी है, इनको आईने हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि किस सुल्तान ने दी थी? तो बहाउद्दीन जकारिया को शेखुल इस्लाम की उपाधि और साथ ही साथ काजी का पद जो है इल्तुतमिश के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, लेकिन तब इसका नाम हिंदुस्तान गदर पार्टी नहीं था, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका था, जिसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की। और उसी साल इन्होंने एक पत्रिका निकाली गदर, जिसका पहला अंक जो है गुरमुखी लिपि में छपा था। उस पत्रिका के नाम पे इस आंदोलन को या इस एसोसिएशन को गदर पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, 1913 में। अगला प्रश्न है, किसने सूफी मत की तुलना वेदांत से की है? तो आप लोग जब मुगलों के बारे में पढ़े होंगे तो आप लोग देखेंगे कि कौन सा मुगल शासक जो है वेदांत से प्रभावित था, तो जहांगीर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था? तो 1940 में जो है मुस्लिम लीग ने एक पृथक पाकिस्तान का संकल्प स्वीकार किया था, जिसकी सबसे पहले अवधारणा 1934 में चौधरी रहमत अली के द्वारा दी गई थी नाउ आर नेबर नामक एक लेख में। और उसके भी पहले मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने इसकी अध्यक्षता करते हुए कहा था कि मुझे मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में परिणति। तो कहीं ना कहीं जो पृथक राष्ट्र की जो बात सबसे पहले आई, जिसने कही, वो मोहम्मद इकबाल थे। और उसके बाद जो है चौधरी रहमत अली ने इस चीज का जिक्र किया और 1940 में इस संकल्पना को स्वीकार कर लिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महबूब इलाही की उपाधि किसे प्राप्त है? महबूब इलाही जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ठीक है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस सूफी संत का था कि वह खुदा का मुरीद एवं उसकी मर्जी है? तो ये जो शब्द हैं शेख अहमद सरहिंदी के हैं, जो कि नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने और भी कई सारे सूफी सिलसिलों की दीक्षा ली थी, लेकिन मूलतः ये नक्शबंदी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बख्तियार की उपाधि किसने दी? तो आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनको बख्तियार की उपाधि इनके गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती ने दी थी। और इन्हीं के सम्मान में कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये जब कंसेंट एक्ट 1851 में बालिकाओं की विवाह योग्य आयु की सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष करने का विरोध किसने किया था? तो सीधे सीधे एज ऑफ कंसेंट एक्ट का ही विरोध किया गया बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, क्योंकि वो कहना चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई हक नहीं है कि वो भारतीयों की सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप करे। ठीक है, और एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में जो आता है वो एस बंगाली और एक और नाम है मैं भूल रहा हूं, और मालाबारी, ठीक है, इनके सहयोग से आता है, इनके प्रयास से आता है। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, सुहरावर्दी सिलसिले की कितनी प्रमुख शाखाएं हैं, प्रमुख उपशाखाएं हैं? तो पहली बात, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना शेख सियाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी बगदाद में। भारत में इसको लोकप्रिय और इसकी स्थापना बहाउद्दीन जकारिया ने की। ठीक है, इसकी दो उप शाखाएं हैं, एक सत्तारिया जिसकी स्थापना अब्दुल्ला सत्तारी ने की, और एक है फिरदौसिया जिसकी स्थापना जो है बदरुद्दीन समरकंदी ने की। ठीक है, तो दो उप शाखाएं हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, सूफीवाद की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? तो फना मतलब सारे कर्मों का नष्ट हो जाना और एक तरह से आप लोग अपने आप को ईश्वर के अधीन कर देना, लेकिन उससे भी ऊपर एक अवस्था है जिसको बका कहते हैं। तो सूफीवाद की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? बका कहलाती है।
अगला प्रश्न है, काकोरी कांड की घटना कब हुई थी? तो काकोरी कांड की घटना जो है 9 अगस्त 1925 को हुई थी, जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में हुई थी, जिससे जुड़े हुए व्यक्ति थे सच जिसकी स्थापना जो सचिंद्रनाथ सान्याल ने की, और इससे जुड़े हुए चंद्रशेखर आजाद थे, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी थे। तो इन लोगों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया बीच में, ठीक है, और इसमें 29 लोग अभियुक्त बनाए गए और 4 लोगों को फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटी थी। अगला प्रश्न है, मुल्ला साहब बदख्शी को भारत के 2 सम्राटों में से एक सम्राट कौन कहता था? तो ये जो है शाहजहां के द्वारा इनको कहा गया। बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा गठित होम रूल लीग को आपस में कब मिला दिया गया था? तो पहले 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की, जिसका कार्य क्षेत्र जो है बरार, मध्य प्रांत और कर्नाटक और महाराष्ट्र था, मुंबई को छोड़ के। और एनी बेसेंट ने भी 1916 में ही इनके बाद ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना करी, ठीक है, जिसका जो कार्य क्षेत्र था बंबई सहित पूरा भारत, उन प्रांतों को छोड़ के जहां पर बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग इंडियन होम रूल लीग कार्य कर रही थी। अब देखिए, इंडियन होम रूल लीग जो तिलक की थी उसका मुख्यालय बेलगांव कर्नाटक था, और जो एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग थी इसका जो मुख्यालय था ये मद्रास में था, ठीक है। तो विलय 1918 में होता है इन दोनों का। सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो सन्यासियों का सुल्तान जो है हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए वही क्वेश्चन आ गया, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा कानपुर में की गई थी 1924 में। तो आज हम लोगों ने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को देखा। ईएमआरएस का सिलेबस क्या है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हमने बात करी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग डेली एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं, कुछ नया सीखते हैं, कुछ आप भी कुछ मैं भी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।